एक अनरेस्ट है, एक पीस नहीं है, ठीक है, बोलो गुड। तो पूरे देश में वो अपना एक जाल बिछा देता है और फिर उसके बाद उससे वो इसमें बोल सकते हैं कि ऑर्गेनाइज ग्रुप में रहता है, ऑर्गेनाइज क्राइम जैसे हायरार्की सेट रहता है कि यदि एक कुछ होगा तो उसके बाद कौन एक्शन लेगा। अब देखो सिलेबस, ये तुम्हें ऑब्वियसली याद करके जाना है आज, आंखें खुली रखना, ठीक है। पहला पॉइंट, लिंकेज बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म। डेवलपमेंट पे अभी पूछा उसने पिछले साल, अभी भी जो क्वेश्चन दिखा है डेवलपमेंट का इशू था, वो डेवलपमेंटल इशू, और उसने पूछा है आगे स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म। अब एक वर्ड होता है एक्सट्रीमिज्म। एक्सट्रीमिज्म मतलब एक्सट्रीम, इंग्लिश से निकला है एक्सट्रीम। एक्सट्रीम क्या है? तुम्हारी जिद इतनी एक्सट्रीम हो गई घर में कि तुम्हारी पिटाई हो रही है ना, जिद्दी हो तुम। एक्सट्रीम किसी भी लेवल पर तुम अपनी आइडियोलॉजी को, अपनी सोच को, वो रिलीजन हो सकता है, किसी भी चीज़ को लेकर के इस हद तक जाओ कि तुम क्या उठा लो, हथियार उठा लो, लड़ाई करने लगो, घर में बगावत करने लगो, है ना, पिटाई खा रहे हो फिर भी नहीं मुझे ये चाहिए, तो वो क्या स्टेप हो गया? एक्सट्रीमिज्म का। ये आपसे कह रहा है स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, ठीक है। और डेवलपमेंट से उससे लिंक कर दो। अब डेवलपमेंट हमारी कंट्री में क्या हर जगह इक्वल है? इतना तो पढ़ लिया तुमने। और डेवलपमेंट जब हर जगह इक्वल नहीं है तो कुछ लोगों की डेफिनेटली एस्पिरेशंस पूरी नहीं हो पाएंगी, और नहीं होंगी तो फिर वो लड़ाई लड़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, ये पहला पॉइंट है, ये पहले सिलेबस का पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स। अब नॉन स्टेट क्या है और एक्सटर्नल क्या है? तो दो एस्पेक्ट है, एक है इंटरनल सिक्योरिटी और एक है एक्सटर्नल सिक्योरिटी। एक्सटर्नल सिक्योरिटी कौन डिफाइन करेगा? नहीं, आप में से कौन डिफाइन करेगा? एक्सटर्नल थ्रेट, अरे हमारी कंट्री में एक्सटर्नल थ्रेट क्या है? पाकिस्तान ने हमला कर दिया, चाइना कुछ कर दे आज, है ना। कोई भी कंट्री, कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन अगर हमारी कंट्री को थ्रेट में लेकर आती है और हमारी बॉर्डर पर थ्रेट होता है तो वो एक्सटर्नल थ्रेट है। ये आईआर में आता है आपका, ठीक है, आईआर में भी आता है, मतलब हमारा तो सिलेबस इंटरनल थ्रेट का है। तो इंटरनल सिक्योरिटी क्या हुआ? अब मैं यहीं से डिफाइन भी कर रहा हूँ इंटरनल सिक्योरिटी, दो मैं आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन भी दे दूंगा, बट एटलीस्ट लेमैन टर्म्स में इसको डिस्कस कर लेते हैं। इंटरनल थ्रेट, इंटरनल मतलब हमारी बाउंड्री है कंट्री की, और वो जो फिजिकल बाउंड्री है उसके अंदर कोई थ्रेट हो रहा, जैसे कि अभी हम डिस्कस ही कर रहे हैं पिछला क्वेश्चन, नक्सलाइट, नक्सलिज्म, नक्सलवाद, है ना, ये सबको पता होगा। शब्द तो सुना ही होगा, कारण क्या है वो भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन शब्द तो सुना है, नक्सलवादी, आर्म्ड रिबेलियन, ठीक है ना। अब कुछ लोग इकट्ठे हो जाएंगे जंगल में, जो है बंदूक लेकर घूमेंगे और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पे अटैक करेंगे, ठीक है। वो नक्सल शब्द कहाँ से आया और वो लड़ाई क्या है, उनकी आइडियोलॉजी क्या है, ये टॉपिक में पढ़ लेंगे, डोंट वरी। इसके अलावा और इंटरनल थ्रेट क्या है हमारी कंट्री, और क्या थ्रेट चल रहा है हमारी कंट्री में? पार्डन, रिलीजन के ऊपर लड़ाई हो रही है। इसको मैं लिंक कर दूं कम्युनलिज्म से, कम्युनल राइट्स। तो अभी दिल्ली में भी राइट्स हुए, मुजफ्फरनगर में 2013 में राइट्स होते हैं। ये राइट्स के 2-3 एग्जाम, राइट्स के जो भी एग्जाम्पल्स जो भी हैं आपके पास, 1 से 2 एग्जाम्पल आपके पास है, राइट, एग्जाम में कोट करने हैं। राइट्स के कारण क्या है वो सब में नहीं जाना है, लेकिन एग्जाम्पल अपने पास रखने हैं। 2-3 एग्जाम्पल आप कोट कर सकते हो एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं। कम्युनल वायलेंस, ये अपने आप में टॉपिक भी है, ये आपका इंडियन सोसाइटी में भी लिंक कर सकता है, और ये आपका इंटरनल सिक्योरिटी का प्रॉब्लम भी है। और सिक्योरिटी की प्रॉब्लम अगर हम कह रहे हैं तो इसका मतलब एक अनरेस्ट है, एक पीस नहीं है। पीस का कारण रिलीजन हो सकता है, और क्या कारण हो सकते हैं आपने बताया, चलो ठीक है, नक्सलिज्म हो सकता है, कम्युनल हो सकता है, और डिमांड फॉर खालिस्तान, सेपरेटिस्ट टेंडेंसी हो सकती है किसी ग्रुप की कि वो बोले हमें हिंदुस्तान से अलग होना है। वो बोले, हो सकता है एक तो सेपरेटिस्ट टेंडेंसी पूरी कंट्री से अलग होने की, एक हो सकता है नहीं जी हमें अलग से स्टेट दे दो। अगर किसी को, किसी पॉलिटिकल ग्रुप को अलग से स्टेट चाहिए तो वो लड़ाई लड़ सकते हैं, दंगे हो जाएंगे, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी डेफिनेटली। थर्ड पॉइंट, और क्या हो सकता है? लिंग्विस्टिक मतलब हो सकता है कि वो अपना रीजन बनाने के लिए लैंग्वेज को सहारा लें। अब 1956 में लिंग्विस्टिक के बेसिस पर हमारे स्टेट्स बनी, ये तो सच है, क्योंकि राइट्स हुए, है ना। और वो राइट्स 2, 4, 5 साल चले तो समझ में आ गया कि भाई करनी पड़ेगी, स्टेट बनानी पड़ी। पहली स्टेट कौन सी बनी?
ठीक है, और वहीं से वो प्रॉब्लम शुरू हुई, और अब रिसेंट स्टेट कौन सी बनी है? तो आप समझ ही रहे हो कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ अभी चल रहे हैं, ये दोनों लिंक्ड ही हैं, क्योंकि वो डिमांड तो वहीं से शुरू हो गई थी, धीरे धीरे फिर बढ़ती गई, फिर नीचे गया ग्राफ, फिर ऊपर आया, फिर पीक पे गया, फाइनली स्टेट बन गई तेलंगाना। तो लड़ाई बहुत पुरानी है तेलंगाना की, हमें उसके डिटेल में नहीं जाना गया। जो भी क्वेश्चंस आपने देखे, इन क्वेश्चंस में अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो क्या आप कुछ लिख सकते हो? एटलीस्ट कुछ भी नहीं आता, मुझे बस एग्जाम में बैठा हूँ तो एटलीस्ट कुछ लिख सकते हो। इसका मतलब ये समझ में आया कि हमें स्पेसिफिक डायरेक्टली ज़्यादा नहीं पूछता है। आगे और भी क्वेश्चन देखेंगे, अभी तो 1 साल के देखें। एनीवेज, नॉन स्टेट में कोई गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट का इसमें डायरेक्ट रोल नहीं है, कोई ग्रुप है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें रिलीजियस बेसिस पर, एक्टिविस्ट बेसिस पर, सोसाइटी के पॉइंट्स के बेसिस पर कहीं भी दंगा शुरू करने की अगर सोच कोई रखता है जिसका लिंक डायरेक्टली किसी गवर्नमेंट से नहीं है, डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली हो सकता है, ठीक है, वो ऑब्वियसली ये पॉसिबल है ना। तो ऐसे ग्रुप्स, ऐसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो इंडिया में गड़बड़ करने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो कोई गवर्नमेंट नहीं है, तो वो क्या है? नॉन स्टेट। और ये क्या है? एक्सटर्नल स्टेट। एक्सटर्नल स्टेट में डायरेक्टली गवर्नमेंट आती है। ये सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया। इसके दोनों के रिस्पेक्ट में सीधा सीधा लिखा है चैलेंजेस। डन, सिलेबस डन, 2 पॉइंट डन। पूछो। वो एक्सटर्नल नॉन स्टेट एक्टर्स हो सकते हैं, इंटरनल नॉन स्टेट एक्टर्स हो सकते हैं, फिर फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब जब इन्होंने बोला कि हमारी कंट्री के ही कुछ लोग हैं जिनकी ये पूरी कोशिश है कि वो अपना रीजन बना ले, अपना रिलीजन के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे, तो वो अपनी कंट्री के लोग हैं। लेकिन बाहर से कोई ग्रुप आता है, हमारी कंट्री में घुसता है और फिर अनरेस्ट क्रिएट करता है, तो और वो गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है, उसको बस अपनी आइडियोलॉजी फैलानी है, तो वो एक्सटर्नल हो गया, ठीक है। एक्सटर्नल नॉन स्टेट एक्टर्स भी हो सकते हैं, इंटरनल भी हो सकते हैं। नॉन स्टेट का मतलब स्टेट वर्ड वो वही तुम्हारा पॉलिटी वाला है जहां पे गवर्नमेंट की बात होती है, गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है। थर्ड पॉइंट। तीसरा पॉइंट है कम्युनिकेशन नेटवर्क। अब मतलब समझ में नहीं आ रहा सर, ये रोल ऑफ मीडिया को इंटरनल सिक्योरिटी से कैसे लिंक कर दिया? 1999 का रिपोर्ट, बरकादर 26/11 जो मीडिया रिपोर्टिंग हुई थी मुंबई अटैक्स में। लेकिन इससे एक लेवल बेसिक सोचो, ये तो बहुत आगे हो गया। सिंपल बेसिक सोचो, एक व्हाट्सएप मैसेज आया, 4 लोगों के बीच में रेडिकलाइजेशन हो गया, हथियार उठा लिया, अच्छा ऐसा हो रहा है, हमारे लोगों को ले उठा बंदूक। कैसे फैला ये? कम्युनिकेशन नहीं होगा लोगों के बीच में तो लड़ाई तो वैसे ही नहीं हो सकती, क्योंकि 1-2-4 जने लड़ेंगे भी तो बाकी बोले पता नहीं क्यों लड़ रहे। अरे पता है, वायरल मैसेज देखा तूने, ये फैलेगा ना। तो मीडिया का रोल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो इसने स्पेसिफिकली लिखा है सोशल नेटवर्किंग साइट्स। अब इसमें सब लगा लो जो भी तुम यूज करते हो, नहीं भी यूज करते हो। सर इसमें एक्सटर्नल थ्रेट्स को ले सकते हैं, जैसे साइबर सिक्योरिटी। ये तो पूरा टॉपिक है ही अगला, ये तो पूरा टॉपिक ही अभी डिस्कस करेंगे, आएगा, बिल्कुल आएगा, डेफिनेटली आएगा। लेकिन मैं अभी बात कर रहा हूँ मैसेज के कम्युनिकेशन की, मैसेज के स्प्रेड की। और वो मैसेज फेक हो सकता है, तो फेक न्यूज़ किस में आ गया? इस टॉपिक के अंदर आ गया। और उस एक फेक न्यूज़ पे दंगे हो गए, और तुम डीएम हो, तो तुम्हें टॉपिक ही नहीं पढ़ा था। अरे सर मैं छोड़ गया था एग्जाम में, डीएम बन गया। लेकिन मैं, अरे भाई जरूरी है जानना, है ना, क्योंकि एक फेक मैसेज भी लड़ाई करवा सकता है कंट्री में, अनरेस्ट क्रिएट कर सकता है। यू आर अवेयर ऑफ ऑल दिस। मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ जो तुम्हें नहीं पता है, तुम्हें ये बातें पता है। मैं चाहता हूँ कॉन्शियसली तो अपने माइंड में से बिठाओ, और सिलेबस में भी लिखा हुआ है, मतलब डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। और चलो इसके नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। अब एग्जाम्पल लेंगे सर मॉब लिंचिंग का। मॉब लिंचिंग एक प्रॉब्लम है, अभी 2 साल पहले तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी। मतलब हर शहर में, करीब करीब हर देश में, देश के हर कोने में हमें एग्जांपल्स मिल रहे थे। और उसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल कौन सा है? कौन सी जगह का नाम है वो? अब हुआ तो बहुत जगह थे, लेकिन एक पालागर केस था, वो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। वहाँ पर जो है मारा गया था मॉब लिंचिंग में। अब इसी में अब इसमें देखो मैं टॉपिक जोड़ रहा हूँ एक। अगर इस मॉब लिंचिंग में रिलीजियस किसी एंटिटी को मारा जाता है तो मैंने रिलीजन घुसा दिया मॉब लिंचिंग में, ठीक है। अब मान लो 2 साधु हैं, उनको मारा गया, और इसकी वजह से राइट्स हो गए XY कम्युनिटीज़ के बीच में। तो मॉब लिंचिंग सोशल नेटवर्किंग से लिंक होता है, और वो जिनके साथ मॉब लिंचिंग हुई वो लिंक हो गए कम्युनल राइट्स में। अब ये कनेक्टेड है प्रॉब्लम या नहीं है? बन गया क्वेश्चन, और वो घुमाएगा। और क्वेश्चन आपने जो 3-4 क्वेश्चन अभी देखे हैं जो लिमिटेड नॉलेज से आप कह सकते हो कि ये जोड़ रहा है चीज़ों को। इसमें एक एग्जांपल, लिंकेज ऑफ द ऑर्गेनाइज क्राइम एंड टेररिज्म, 2 डायरेक्टली वो पार्ट है आपके सिलेबस का।
सीधी सीधी लाइन पूछी थी एक्चुअली में, तो क्वेश्चन देख करके किसी को लगता हो कि बड़ा अनोखा क्वेश्चन बना है यूपीएससी ने, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखो, ये लिखा हुआ लिंकेज ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम विद टेररिज्म। तो ऑर्गेनाइज क्राइम क्या है और क्राइम क्या है, दो में डिफरेंस क्या है भाई? तुम क्राइम करते हो और तुम ऑर्गेनाइज क्राइम करते हो। नहीं, क्राइम तो इंटेंशनली हो सकता है ना, मैं बैंक में घुसूंगा चोरी करूंगा, क्राइम तो इंटेंशनली हो सकता है। जैसे रॉबरी इंटेंशन भी हो सकता है crime। हाँ जी, ऑर्गेनाइज में आई वाज प्रॉफिट लैबिंग सब अनइंटेंशनली भी हो सकता है crime तो। बिल्कुल हो सकता है, क्राइम तो इंटेंशनली हो सकता है, अनइंटेंशनल भी हो सकता है, दोनों बातें सही हैं आपकी। मैं आपसे कह रहा हूँ क्राइम और ऑर्गेनाइज क्राइम को डिफरेंस कैसे करें? वही तो शब्द पूछ रहा हूँ, ऑर्गेनाइज्ड वे क्या लिखोगे एग्जाम में? ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हो सकता है। ऑर्गेनाइज क्राइम एक मिनट, किसी ने भी बताया हाँ सर, हाँ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हो सकता यही तो पूछ रहा हूँ। अब ऑर्गेनाइजेशन को कैसे डिफाइन करेंगे यहाँ? है। किसी स्टेट है, कोई स्टेट की एंटिटी है, कोई group ठीक है, अगर कोई एग्जांपल लेता हूँ, वेरी गुड। जैसे सीबीआई है। नहीं, एग्जांपल क्राइम का ले तो कौन सा क्राइम आ सकता है इसमें? मैंने भी बोला सर, मैं आईएसआई वगैरह। सर आपके घुस गए बैंक में, और बैंक में घुस के बैंक लूट लिया। अब बैंक लूट लिया और लूट लिया, सर की नहीं थी इंटेंशन लूटने की, वो तो वहाँ पैसे निकालने गए थे, चेकबुक लेने गए थे, बैंक लूट के आ गए, अनइंटेंशनल ऐसा नहीं होता, ठीक है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ, आपने जैसे डिफाइन किया ऑर्गेनाइज्ड, अब ऑर्गेनाइज में आप ऑर्गेनाइजेशन तो सही दे रहे हो, मैं कह रहा हूँ क्राइम कौन सा है? मर्डर। मर्डर, ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइजेशन मिलकर के किसी का मर्डर करेगी, कौन सी फिल्म है ये? पूरी ऑर्गेनाइजेशन मिलकर के किसी का मर्डर कर रहे हैं यार, नहीं 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 नहीं, नहीं। जैसे उसको फंडिंग वगैरह मिलती है, किस चीज़ के लिए फंडिंग मिल रही है? कम्युनल राइट्स करने कम्युनल राइट्स करने के लिए, ठीक है। थोड़ा डाइग्रेस कर रहे हो तुम लोग, दो बीटिंग अराउंड द बुश कर रहे हो, बट कोई बात नहीं, आई विल स्टिक टू द पॉइंट। ड्रग कार्टेल, यस सर। ड्रग कार्टेल हो सकता है कोई, ड्रग्स का बिजनेस कर सकते हैं कोई, जो पूरी इधर से उधर तक और इधर से इधर तक पूरी चेन, सप्लाई चेन बनी हुई है, तो क्या वो ऑर्गेनाइज वे में हो सकती है? यस सर। तो कभी तुम सर इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी आती है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग आ सकती है, बिल्कुल सही है। सेकंड एग्जांपल, और चलो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बट ठीक है, अब एग्जांपल दे रहे तो दूसरा हो गया। तीसरा, आर्म्स ट्रैफिकिंग। ये एग्जांपल कैसे होंगे, ये किस तरीके का है? अब तो फिल्म में तुम देखते हो, छोटा आदमी पकड़ा, फिर पुलिस ने फिर उसका और बड़ा कोई रिश्तेदार पकड़ लिया, फिर पता चला जी नेताजी इन्वॉल्व थे, फिर पता चला अरे ब्यूरोक्रेट इन्वॉल्व थे, हो सकता है ये ऑर्गेनाइज है। तो आपने जो ऑर्गेनाइजेशंस ली, डेफिनेटली उनका ये काम नहीं है, लेकिन कुछ 1%, 2%, 3% लोग अगर एक ऑर्गेनाइज तरीके से एक नेटवर्क बनाते हैं, और उस नेटवर्क में बहुत ज़्यादा एक इस तरीके का नेटवर्क है जिसमें आप किसी एक को पकड़ते हो ट्रेल को, तो आप कहीं तक भी पहुंच सकते हो। एंड दिस इज ऑल वेरी मच डूइंग, दे आर डूइंग इट इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। सर जो स्कैम्स होते हैं वो और स्कैम, मतलब जैसे नीट रिक्रूटमेंट स्कैम, गवर्नमेंट ऑफिशियल 2-4 स्कैम कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज क्राइम को मैं इसलिए डिफाइन कर सकता हूँ इससे अलग, क्योंकि वो चलेगा, चल रहा है, 50 साल हो गए, 100 साल हो गए जी, चल रहा है, पहले दादा के दादा करते थे, वो बस कार्टेल बना हुआ है, एक आदमी हटेगा तो दूसरा आ जाएगा, देयर इज ऑलवेज अ रिप्लेसमेंट, किसी एक इंडिविजुअल पे डिपेंडेंट नहीं है पूरा ऑर्गेनाइज क्राइम, ठीक है। अब ये ऑर्गेनाइज क्राइम और टेररिज्म में क्या अंतर है फिर? क्यों कर रहे हैं हम ये डिस्कस? पढ़ा क्यों नहीं रहे सर? मैं चाहता हूँ आप अपना माइंड थोड़ा सा ओपन करो। डेफिनेटली मैं बोलूँगा कुछ, आप याद कर लो, घर चले जाओगे, लेकिन क्वेश्चन ऐसे नहीं आते, क्वेश्चन आते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग पर। अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है सब्जेक्ट की, तो आप डेफिनेटली एग्जाम में फिर सोचते रहना मेरे नोट्स में क्या लिखा है। एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, रैंडमली आंसर बनेगा, यही प्रैक्टिस हम करते हैं आंसर राइटिंग में, तो हम वो भी करेंगे, खैर पार्ट एंड पार्सल रहेगा, हमारे क्लास का ये पार्ट रहेगा। लेकिन आई वॉन्ट यू टू ओपन योर माइंड, खुले दिमाग से बैठो, जो मन में आ रहा है सोच सकते हो, बोलो। सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, आज ही तुम क्लास के बाद इतने कैपेबल हो जाओगे, घर जाकर के 4 क्वेश्चन दूंगा तो कम से कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, बहुत ही फेयर तरीके से। बिलो एवरेज आएंगे नंबर, लेकिन फेयर लिख लोगे, डर नहीं रहेगा, ये गारंटी है। तो एनीवेज आई वाज आस्किंग यू कि ऑर्गेनाइज क्राइम और टेररिज्म में क्या डिफरेंस है? इसके लिए मुझे जानने की जरूरत है टेररिज्म क्या होता है। सबसे पहले तो ये पता लगे, बट टेररिज्म है क्या? न्यूज़ सुनी थी 2 मर गए, ठीक है, लेकिन टेररिज्म है क्या? आपने पहले से ही बोला था थोड़ा सा, फियर इन द माइंड ऑफ द पीपल। तो फियर तो ऑर्गेनाइज क्राइम वाले भी कर रहे हैं,
ये एक्सट्रीम लेवल में कर रहे हैं सर टेररिज्म और With including communal things like मेथड है जिससे ऑर्गेनाइज क्राइम को कॉम्युनल से लिंक कर रहे हैं ये, क्या ये सही है? उनका पर्पस क्या है ऑर्गेनाइज क्राइम वालों का? क्रिएटिंग मनी, बस टेररिज्म जैसे पैसा बनना चाहिए जी। टेररिज्म जैसे लीडिंग पीपल टू पॉलिटिकल क्या टेररिज्म सिर्फ पॉलिटिकल पर्पस के लिए ही है? और मतलब चलो बढ़िया है, तुम इतना सोच पा रहे हो, इट्स वेरी नाइस टू हियर ऑल दिस। सर ये कहीं कुछ जगह क्लास ऐसी भी ली है कि बच्चे बस बैठे हैं, पता ही नहीं टेररिज्म है क्या। पर्पस और टेररिज्म ऐसा लिख सकते हैं क्या चीज़? पॉलिटिकल पर्पस के लिए टेररिज्म है पॉलिटिकल पर्पस, पॉलिटिकल रीजन हो सकते हैं। एग्जाम्पल दो चलो। अब इस चीज़ को ना एग्जाम्पल के साथ जब तक सब्सटेंशिएट नहीं करेंगे मज़ा नहीं आएगा। क्लैरिटी तभी आएगी जब एग्जाम्पल आएगा। कौन सा एक ग्रुप है जो टेररिज्म फैला रहा है पॉलिटिकल रीजन के लिए? जल्दी बोलो। PF और सक्सेसफुल भी है। तालिबान को सक्सेस मिली है, अफगानिस्तान पे रूल कर रहा है वो, और तरीका क्या है? टेररिस्ट एक्टिविटी का। सो व्हाट यू सेड, दिस इज द एग्जांपल, आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। तो आप लिख सकते हो क्या? बिल्कुल लिख सकते हो। और तालिबान तो कल क्वेश्चन भी हो सकता है, और कल ये तो मतलब बाहर की गवर्नमेंट बाहर की बात नहीं है। टेररिज्म, अच्छा चलो ये भी डिफाइन कर लेते हैं। टेररिज्म की बाउंड्री डिफाइंड होती है? टेररिज्म इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम, ठीक है, उसकी बाउंड्री नहीं है। तो हम कभी भी टेररिस्ट को किसी एक कंट्री से लिंक, किसी एक रिलीजन से डायरेक्ट लिंक हमेशा नहीं कर सकते। टेररिज्म हर वो आदमी कर रहा है जो दूसरे को नुकसान पहुंचा रहा है सिर्फ अपने फायदे के लिए। मेजॉरिटी कौन है, माइनॉरिटी कौन है, वो बात नहीं कर रहा मैं कह रहा हूँ हर वो एक्ट टेररिस्ट का एक्ट है जिसमें इनोसेंट लोगों की लाइफ गई और अपने किसी प्रोपेगेंडा को प्रमोट करने के लिए वो एक्ट करा गया विद अ प्लान्ड स्ट्रक्चर, वो टेररिज्म की डिफाइन कैसे करेंगे हम? टेररिज्म एक ऐसा एक्ट है जो प्लानिंग के साथ किया जाता है। बता दूंगा अभी, स्लाइड में पढ़ाएंगे भी, नोट करने की कोई जरूरत नहीं है, कान खुले रखो बस। ये सब अपने माइंड में अंदर इम्बाइब करके जाओ, आता ही है, इसमें क्या है, ऐसी सोच होनी चाहिए, इतना भरोसा रखो अपने ऊपर। टेररिज्म एक एक्ट है, एक ऐसा एक्ट जो प्लान्ड तरीके से किया जाता है जहां इनोसेंट्स को किल किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ इंसाइटिंग फियर इन देयर माइंड्स टू प्रमोट देयर ओन आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी पॉलिटिकल लेवल पे हो सकती है, रिलीजियस लेवल पे हो सकती है, किसी पर्पस के लिए हो सकती है, कोई XYZ पर्पस हो तो वो XYZ रीजन हो सकता है। तो मैं डेफिनेशन समझ में आई। अब क्वेश्चन वापस आ जाते हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम और टेररिज्म में डिफरेंस। मैं तुम्हें फिर घुमा करके वहीं लेके आऊँ, अब वो बोलेंगे जो अभी तक नहीं बोले हैं। मुझे पता है और तुम्हें भी पता है कौन है वो जो अभी तक नहीं बोले हैं, तो अपने आप ही बोल देना, ठीक है? बोलो। गुड। तो पूरे देश में वो अपना एक जाल बिछा देता है और फिर उसके बाद उससे वो अर्निंग करता है, बिल्कुल सही बात है। अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करता है, चाहे वो ब्लैक मनी के या मनी लॉन्ड्रिंग। चलो खैर अलग टॉपिक हो गया ये, बिल्कुल, लेकिन लिंक्ड है डेफिनेटली। तो एक लाइन में ऑर्गेनाइज क्राइम और टेररिज्म, एक लाइन में। इसमें बोल सकते हैं कि पैसे आ रहे हैं उसको टेररिज्म को फंड किया जा रहा है। इसमें बोल सकते हैं कि ऑर्गेनाइज ग्रुप में रहता है ऑर्गेनाइज क्राइम, जैसे हायरार्की शेप रहता है कि यदि एक कुछ होगा उसके बाद कौन एक्शन लेगा। जिस तरह पॉलिटिकल टेररिज्म में ऐसा नहीं होता, एक जैसा होता है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल किया और अटैक करके जो है ऐसा में मकसद नहीं होता। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट हिट करो ना एक पॉइंट पर, सीधा डिफरेंस। हाँ, वेरी गुड। स्लीपर सेल एक एस्पेक्ट है ना, वो एस्पेक्ट टेररिज्म का हो सकता है, लेकिन अनटिल अनलेस वो स्लीपर सेल बाहर निकल करके अटैक ना करें, फियर क्रिएट ना करें, और फिर क्या करें, उसकी क्या करते हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, क्या करती हैं, फिर उसकी जिम्मेदारी लेती है। क्या कहती है? हमने कराया है, हम इसका कारण हैं, हमारी मांगे ये हैं। होता है टेररिस्ट एक्ट में, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उठा लो, तुम्हें 2-3 नाम तो पता ही होंगे एटलीस्ट अभी। उस ऑर्गेनाइजेशन की एक आइडियोलॉजी है और वो आइडियोलॉजी खुलेआम है, चाहे वो मुंह पे कपड़ा बांध करके अब कैमरे के आगे बोले, लेकिन वो सामने आके जरूर बोलेंगे ये कारण है, ये रीजन है, राइट? कौन सा ड्रग कार्टेल है जो सामने आके बोलेगा हमने ड्रग फैलाया इधर से उधर? तो छुप करके चोरी छुपे कौन काम कर रहा है? ऑर्गेनाइज क्राइम। लेकिन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस क्या करते हैं, टेररिज्म जो फैलता है उसमें पूरी एक जिम्मेदारी ली जाती है और बताया जाता है कि हमने अटैक क्यों किया। 9/11 अटैक होता है तो प्रॉपर उसमें
बताया गया कि दिस एंड सो पर्सन वाज इन्वॉल्व्ड एंड दिस इज ऑर्गेनाइजेशन जो उससे लिंक्ड था एंड दिस इज द रीजन यूएस पर इसलिए अटैक करना जरूरी था। हुआ ना ये सब, वो तो फिर हाइपोथेसिस होती है, लोगों की बहुत अपनी भी सोच जुड़ जाती है, 50 आर्टिकल निकलते हैं, कॉम्प्लेक्स हो जाता है टॉपिक। हम सिंपल सोचते हैं, सिंपल चलते हैं। चलो खैर, अभी इसका डिस्कशन आगे भी करेंगे, बट आई होप तुम्हें 2 शब्द समझ में आए। भी एक टेररिज्म, एक ऑर्गेनाइज क्राइम। दिमाग खुल गया? टेररिज्म हमेशा वायलेंट होता है और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कभी-कभी नॉन वायलेंट भी होता है। बिल्कुल, ये सिंपल डिफरेंस, वेरी नाइस। तो ये डिफरेंस 5-6 डिफरेंस दूंगा मैं तुमको, ठीक है? ये 2 छोटे सिंपल डिफरेंस आ गए, माइंड क्लियर है। कल पूछ लो ऑर्गेनाइज क्राइम, 2-4 चीज़ें तो मैं लिख ही आऊँगा। अब जब पूछा टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम, तो आपने जैसे एक एग्जांपल दिया था, एक एग्जांपल मैंने दिया था, 2-3 एग्जांपल फिर हमने खुद ने डिस्कस कर लिया। आर्म्स ट्रैफिकिंग है ना, ड्रग्स मैंने बता दिया, बन गया ना तुम्हारा टॉपिक। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम क्या, यही क्वेश्चन पूछा था 2022 में, अभी मैंने दिखाया था क्वेश्चन, ठीक है? अब कर लोगे खत्म। सर एक क्वेश्चन है, जैसे टेररिज्म में इम्पोजिशन ऑफ आइडियोलॉजी आ सकता है एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में तो वो मनी मेकिंग, प्रॉफिट मेकिंग इज द रीजन। बिल्कुल सही है, ये डिफरेंस है ना? बिल्कुल डिफरेंस है, ठीक है? इन दोनों के बीच में फाइन लाइन है, क्योंकि सर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम भी करते हैं, जैसे टेररिज्म जो अफीम भी कहते हैं सर तालिबान के द्वारा, हीरोइन। लिंकेज तो है ही, ये तो पक्का है, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। लेकिन अभी हम बस बेसिक शब्द की डेफिनेशन पर गए थे, और डिस्कशन में तो पूरी क्लास पढ़ाऊंगा मैं एक लिंकेज ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, सो डोंट वरी। तो आप जो भी कह रहे हो सही कह रहे हो, गलत नहीं कह रहे, ठीक है? आगे चलते हैं, इतना काफ़ी है अभी, आगे चलते हैं, अभी कहानी बहुत सारी है। नेक्स्ट टॉपिक, ये सोशल नेटवर्किंग हो गया ना, ठीक है? अब ये वर्ड टिक किया ही तो डिस्कस कर लेते हैं। साइबर सिक्योरिटी है ना, कहीं गांव में बैठा है, खेतों में कहीं, मैं मैनेजर बोल रहा हूँ, तो वीडियो तुम देखते ही हो, और फिर जो है क्या किया, OTP दे दो और पासवर्ड बता दो, और ये कैसा क्राइम है? ये साइबर थ्रेट है, श्योर? ये साइबर थ्रेट है, श्योर? ये साइबर थ्रेट है? या तो अरे तुम्हें डायरेक्ट बेवकूफ़ बनाया गया, ये साइबर थ्रेट कहाँ है? ये तो सीधे सीधे बेवकूफ़ बनाया हुआ है। अपने तुम्हारे मोबाइल में मैसेज आया हुआ, जरा दे दो, खत्म। एप्लीकेशन जो है ना डाउनलोड करवा के सारे इसको हाँ, मैंने क्या बोला अभी? नहीं, मैंने बोला एक जना फ़ोन पे कहीं दूर बैठा है, मैं मैनेजर बोल रहा हूँ, जरा OTP आया होगा मोबाइल पे, देना जरा। तुमने कहा हाँ जी ले लो। नेटवर्क के थ्रू ही हो रहा है। चलो थोड़ा और डिटेल में आते हैं। तुम्हारे सर पे बंदूक रख दी, ATM का पासवर्ड डाल दे, कैमरा फोड़ दिया, ठीक है? अब तुमने एक ATM में पैसे निकाले, उसके हाथ में दे दिए, वो चला गया, ये साइबर थ्रेट है? ये तो हमारी बेवकूफ़ी है कि हमने अपना OTP दे दिया मोबाइल में जो आया था, लेकिन इनोसेंस भी है, बेवकूफ़ी ना बोलूँ तो अवेयरनेस नहीं है, इनोसेंस भी है। अगर कोई एल्डरली पर्सन है या बहुत ही यंग इंडिविजुअल है, टीनेज में है, और उसको नहीं पता और इनोसेंस का फ़ायदा उठाया। लेकिन मैं कहता हूँ कि एक तुम्हें ईमेल आया और उस ईमेल में लिखा था कि तुम करोड़पति में ये जीत गए हो, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आता है, तुम्हें भी पता ही है। सर 45 लाख की होती है लॉटरी। नहीं, रुपए कितने भी हों, सर मेरे को आया वो तो तुम्हारा ईमान है कि तुम कितने पे फिसल जाओगे। नहीं, कोई- सर reality में आया है। नहीं रियल, आगे चलते हैं, ठीक है? तो जो भी XYZ कंपनी की तरफ से तुम्हें ये मिल रहा है, ये मोबाइल मिल रहा है, जो भी है, गिफ्ट वाउचर मिल रहा है, एंड देन यू क्लिक दैट। उसको क्लिक करने से होता ये है कि आपकी जो कंप्यूटर की पूरी स्क्रीन है वो एक तरीके से हैक हो जाती है, और वो हैक होने के बाद जो ऐसा कर रहा है उसको पूरा क्लैरिटी दिखती है कि आप अपनी स्क्रीन पर क्या लिख रहे हो। तो ये टाइप ऑफ साइबर थ्रेट है डेफिनेटली। एक साइबर थ्रेट ये भी है कि आपकी स्क्रीन लॉक हो जाए, और लॉक होने के बाद उस पर लिख कर आए कि इतने रुपए भर दो, नहीं तो तुम्हारा कंप्यूटर जाम कर दूंगा, और अगर इतने दिनों में ये पैसे नहीं भरे गए तो तुम्हारे कंप्यूटर की सारी फाइल्स उड़ा दूंगा। तुम बोलोगे क्या, 3-4 पिक्चरें तो पड़ी हैं, OTT पे देख लो, क्या हो गया, उड़ा दे। मैं कह रहा हूँ तुम अब गवर्नमेंट की न्यूक्लियर पावर प्लांट की रिस्पॉन्सिबिलिटी की पोजीशन पर हो, वहाँ के जो कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन के, वहाँ लिखा आ जाता है कि तुम्हारा फाइल्स उड़ा दी जाएंगी, फिर क्या करोगे? उड़ा दे। फिर क्या होगा? फिर तुम बोलोगे हे भगवान, ये गवर्नमेंट की साइट पर, वेबसाइट पर, डाटा पर, हमारे सिस्टम पर हैकिंग हो गई है। और डेफिनेटली अगर उसमें तुम पैसे जमा करते हो तो वो अनलॉक कर देते हैं सिस्टम को, और इसका एक नाम भी होता है, हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल दे देता हूँ। अमेरिका में ऑयल पाइप्स के साथ हुआ था।
ऑयल पाइप के साथ, ऑयल पाइपलाइंस की जो नेटवर्किंग होगी, ठीक है। WannaCry सुना है? WannaCry सुना है? आज घर जाएंगे WannaCry सर्च करेंगे। WannaCry का मतलब ये नहीं आज जाके घर रोना है, ये एक नाम है, ये उसको दिया गया है कि उसने रुला दिया लिटरली पूरे वर्ल्ड में, ग्लोबली अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 50 कंट्रीज इंपैक्टेड थी। इंडिया का इंपैक्ट कम था, यूरोपियन कंट्रीज का इंपैक्ट ज़्यादा था, और WannaCry ने लिटरली लोगों को रुला दिया था क्योंकि सिस्टम्स हैक कर गए, सब सिस्टम्स लॉक हो गए, और लॉक होने के बाद उसमें लिखा आया कि इतने पैसे भरो, और पैसे भी कैसे? क्रिप्टो करेंसी की फॉर्म में, जिसकी ज़्यादा ट्रेसिंग ना हो सके, ठीक है। तो क्रिप्टो करेंसी आप साइंस में पढ़ेंगे, ठीक है। एनीवेज मैं ये कह रहा हूँ ये सारी चीज़ें साइबर सिक्योरिटी थ्रेट है। अब मैं इसको, ये एक एस्पेक्ट था जो मैंने भी बताया, मैं दूसरा एस्पेक्ट बता रहा हूँ। अब दूसरा एस्पेक्ट है इंडियन सोसाइटी से साइबर थ्रेट को कैसे लिंक करोगे, बन गया क्वेश्चन, क्या करोगे? अब देखो इंडियन सोसाइटी तुमने पढ़ा है, 5-10% कुछ तो पढ़ा होगा। अरे इंडियन सोसाइटी देखी है कभी? रहे हो इंडियन सोसाइटी में तो प्रॉब्लम वैसी पता है तुमको। ग्लोबलाइजेशन का जो लिंकेज है उसके साथ मैं कह रहा हूँ सोसाइटी को अब आप लिंक करेंगे साइबर सिक्योरिटी से, ठीक है। अगर नहीं आएगा आंसर तो मैं और नैरो डाउन कर दूंगा, तुम्हारी आज लाइफ आसान रहेगी, आगे टफ रहेगी। बोलो। तो ये क्या हो गया? एक तरीके का क्राइम हुआ जहां पर इमेजेस की मॉर्फिंग हो सकती है। द वर्ड इज मॉर्फिंग, ये आपने सुना होगा, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पर? मैं इंडियन सोसाइटी में वुमेन को अगर मैं बोलूँ तो वुमेन को वल्नरेबल बना करके साइबर थ्रेट्स उसको हो सकते हैं, वहाँ ब्लैकमेलिंग हो सकती है, एंड इस तरीके से ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, ये सारे शब्द तुमको पता है कि एक गेम आया था, कौन सा गेम था वो? सबको पता है ना? खेला है? यहाँ होते ही नहीं है। तो वो जो गेम था उसमें क्या था? सोसाइटी को एक तरीके से, है ना। लेकिन आप देखो कि ये जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है, कंप्यूटर एज है ना, इसको, इस एग्जांपल को डायरेक्टली साइबर सिक्योरिटी से भी टच कर सकते हैं, इस एग्जांपल को डायरेक्टली नेटवर्किंग साइट से भी लिंक कर सकते हैं। इसको आप कंप्यूटर, ये जो हमारी जनरेशन है जो टेक, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर सिस्टम, ये जो हमारी साइंटिफिक जो प्रॉब्लम्स हैं उससे भी लिंक कर सकते हैं। सब जगह टच होगा एग्जाम्पल। पॉइंट इज दिस की डेफिनेटली इट्स क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। और चलो मैं अब इसको लिंक करता हूँ इंटरनेशनल लेवल पर। दो कंट्रीज़ हैं और दो कंट्रीज़ आपस में साइबर थ्रेट्स दे सकती हैं दूसरे को। कैसे दे सकती हैं? अब वो बोलेंगे जो अभी तक नहीं बोले, आप नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे जो अभी तक नहीं बोले। गुड। जैसे रशिया यूक्रेन में वार हो रहा है ना, तो यूक्रेन मतलब अपना साइबर सिक्योरिटी रशिया के न्यूक्लियर प्लांट के लिए लगा दिया है, इसको यूरोप के बहुत से कंट्रीज सपोर्ट कर रहे हैं, साइबर क्राइम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आपने कंट्रीज बताई, आपने बताया साइबर अटैक हुआ। क्वेश्चन था एग्जैक्टली कैसे? बाय ट्रेसिंग द डेटा लाइक एस्पियोन्ज, स्पाइंग हो सकता है, स्पाइंग करके हो सकता है, हैकिंग करके हो सकता है। दूसरी कंट्री के वेपन सिस्टम्स को हम अपनी जगह बैठे हुए क्या कर सकते हैं, उनको डिकोड कर सकते हैं। ये सब चीज़ें पॉसिबल है, ठीक है, वेरी गुड। अब ये दो कंट्रीज़ के जो भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं उन सब पर एक थ्रेट कभी भी आ सकता है, और ये हमारा साइबर सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हो। तो साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। डिस्कशन इतना काफ़ी है इस पर, टॉपिक आएगा डिटेल में पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स और भी बताएंगे। ये अपने आप में एक ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसा चैलेंज है जो पिछले 20 सालों में ही सामने आया है। ये 50 साल पहले प्रॉब्लम नहीं थी, कंप्यूटर ही नहीं थे, है ना। 91 में ग्लोबलाइजेशन होता है, सब जगह कंप्यूटर सिस्टम लगते हैं, धीरे धीरे कंपनीज हमारी कंट्री में आती हैं। कंप्यूटर पहले बन गए थे, लेकिन कमर्शलाइजेशन उसका कब हुआ हमारी कंट्री में? 91 के बाद ही हुआ। फिर अर्ली 2000 में क्या होता है, 2001 से 2010 के बीच में बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज आ जाती है हमारी कंट्री में। आईटी सेक्टर हमारा बूम कर जाता है, बूमिंग हो जाती है उस आईटी सेक्टर में, जिसकी वजह से सर्विस सेक्टर हमारी कंट्री का बहुत अच्छा हो जाता है। ये पढ़ते हो तुम इकोनॉमिक्स में। और पर्टिकुलरली हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो नीचे जाता है और जीडीपी कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर का बढ़ जाता है। रीजन इज कि आईटी सेक्टर कंट्री का बहुत स्ट्रॉन्ग है। आईटी सेक्टर स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन इतनी है, सिंपल ह्यूमन रिसोर्स इतनी है, तो बाहर की कंट्री आके अपना प्लांट लगाएगी। अब जब इतना एडवांसमेंट होता है टेक्नोलॉजी में, तो उससे आती है एक प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम है साइबर सिक्योरिटी। इसे अब मैं और भी ज़्यादा अगर एक लाइन और अहेड लिंक करूं तो हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ये थ्रेट हो सकता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था, न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कोई अटैक हो जाए। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या अंतर है?
क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वो होता है जो हमारी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई रेलवे स्टेशन, कोई एयरपोर्ट, कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट, ऐसी जगह अगर अटैक होता है तो डेफिनेटली हमारी कंट्री पूरी वल्नरेबल सिचुएशन में आती है। इस जगह अगर अटैक हुआ तो किसी के घर में अटैक हो गया तो कंट्री बोले कंट्री को टेंशन नहीं है, तुम्हारे हाँ रीजन, रिलीजन, तुम्हारे इंडिविजुअल पर्सन को प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है, लेकिन कंट्री को थ्रेट आता है जब उसके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला होता है तो। और कोई दूसरी कंट्री अगर करना चाहेगी तो डेफिनेटली क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक करेगी, खत्म। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक कर लोगे तो आप कुछ तो लिख आओगे। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग, अब इन्होंने शब्द यूज करे थे मनी लॉन्ड्रिंग, तो आपका सिलेबस में डायरेक्टली लिखा हुआ है मनी लॉन्ड्रिंग एंड इट्स प्रिवेंशन। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, मनी लॉन्ड्रिंग टॉपिक देखा, पढ़ लिया, 2-4 चीजें याद कर ली, क्या आप भूल गए पढ़ना? और प्रिवेंशन के लिए एक एक्ट है, एक्ट का नाम क्या है? कौन से साल का है? 98 में या 2002? हमें कौन सा पढ़ना है? 2002 वाला। रीसेंट अमेंडमेंट्स ही पढ़ोगे ना, पुराना वाला क्यों पढ़ोगे? आप रीसेंट पढ़ोगे, कोशिश यही रहेगी एग्जाम में भी जो पूछा जाएगा रीसेंट पूछा जाएगा। होमवर्क लिखो, लिखो होमवर्क, शाबाश, कुछ तो मेहनत तुम भी करोगे। 4-5 पॉइंट पढ़ के आना इसके एक्ट के, जब आएगा तब बोलोगे ना सर ये आंसर है, ये आंसर है। ठीक है, पीछे जो बैठे हैं समझ में आ रहा है? मैं पढ़ा रहा हूँ? मैं नहीं पढ़ा रहा, हम सिर्फ बातें कर रहे हैं। पर ये गारंटी है, ये सब डिस्कस करने के बाद, ये सब सुनने के बाद 2-4 आंसर कुछ तो लिखी आओगे। हाँ जी, एयरपोर्ट वगैरह आ सकते हैं, बिल्कुल। सर मेरा एक क्वेश्चन है, एरोप्लेन एक इंडिविजुअल एंटिटी हो गया, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब आपका पूरा एक बेस होगा, आर्मी का बेस है एयरफोर्स का, वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा, उस पर अटैक हुआ तो हम फंस जाएंगे। बोलो बोलो। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आज तक के जितने टेररिस्ट अटैक होते हैं वो कहीं और के होते हैं, नॉट इन द दिल्ली है? ये दे दिया ना उसने आंसर। जैसे मेजर अटैक नहीं, मेजर नहीं है पार्लियामेंट पे अटैक होना, पार्लियामेंट पे अटैक हो रहा भाई, पार्लियामेंट। देखो भावनाएं हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड। प्लीज़ जो भी पढ़ेंगे सिलेबस पे पढ़ेंगे, स्टिक टू सिलेबस, स्टिक टू द टाइप ऑफ द क्वेश्चंस। डिस्कशन करने के लिए हम क्लास के बाहर डिस्कस करेंगे। तुम्हारा क्वेश्चन जेन्युइन है, इनोसेंट क्वेश्चन है, आई टोटली एग्री। अटैक का एग्जांपल भी दे दिया तुम्हें, लेकिन आप लोगों का ना पूरी कहानी सिलेबस की तैयारी की सिर्फ एग्जाम्पल के अराउंड नहीं घूमेगी, आपकी तैयारी घूमेगी रीजंस पर, कॉजेज पर, प्रिवेंशन पर, इसके अराउंड। ठीक है, क्योंकि वो जो डिस्कशन हुआ यहाँ अटैक हो गया, इतने लोगों को ये हो गया, ये घायल हो गए, ये आम आदमी बात करेंगे। तुमसे पूछा जाएगा प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। फ्यूचर में भी जब तुम बन जाओगे, किसी पोजीशन पे जाओगे, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सॉल्यूशन निकालने की ही होगी। तो एग्जाम में अभी क्वेश्चंस में कुछ और दिखाऊंगा, तुम्हें पता चलेगा कि क्वेश्चंस एक्चुअली सॉल्यूशंस के ही हैं। इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम है क्यों, ये सो स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, रीजन बताओ, कॉजेज बताओ, लिंकेज बताओ, सॉल्यूशन बताओ, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। तो आपके क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे आगे। मनी लॉन्ड्रिंग पे आ जाते हैं। एक्ट आप करेंगे, ये होमवर्क हो गया, जाके 4-5 चीजें पढ़ के आएंगे। मनी लॉन्ड्रिंग अब है क्या, और मैं उन्हीं के वर्ड से एक शब्द निकाल रहा हूँ, उन्हीं की बातों से, ब्लैक मनी। 2 वर्ड बोले थे ना आपने, मनी लॉन्ड्रिंग एंड ब्लैक मनी। तो दोनों एक तो होते क्या है, फिर दोनों में डिफरेंस क्या है। कोई भी जिसने अभी तक नहीं बोला है, एक लाइन में कोशिश करो, गलत बोलो सही बोलो, इट्स ऑल राइट। जिसने अभी तक नहीं बोला है प्लीज रेज योर हैंड एंड स्पीक। वेरी गुड। इलीगल सोर्सेज से अगर हम पैसा कमाते हैं तो वो क्या हो गया, श्योर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गलत और सही की बात नहीं है, ठीक ही है, इलीगल सोर्सेज से तो बन ही रहा है पैसा, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और कोई बोलो जल्दी से, अरे कुछ तो बोलो, क्या हो गया, गलत बोलो, क्या दिक्कत है, प्लीज स्पीक समथिंग, यू कैन स्पीक समथिंग, से समथिंग, इट्स ऑल राइट। ब्लैक मनी, काला धन, इतना तो सुना ही है हमने। रेज योर हैंड प्लीज। नो, नॉट अलाउड। रेज योर हैंड प्लीज। हाँ बोलो, गुड। जिस पैसे पर टैक्स नहीं दिया जाता वो उसे ब्लैक मनी कहते हैं। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे पर क्या हम टैक्स देते हैं?
मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे पे हम टैक्स नहीं देते। आर यू श्योर? दूसरी कंट्री से हवाला के थ्रू आता है, तो हवाला एक एग्जांपल है जिसको आप यहाँ कोट कर रहे हो, और उससे पैसा आया और गवर्नमेंट से टैक्स बचाने के लिए उसको भेजा है। ठीक है। अब मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछूं काउंटर, मनी लॉन्ड्रिंग एक्चुअली है क्या, तो एक लाइन में अगर बस से आप बता सकें व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग। डेफिनेटली आप इसका हवाला अपने एग्जांपल है तो कुछ तो पता ही होगा, गलत और सही की बात नहीं हो रही है, जो भी मन में आ रहा है बोलो, कोई दिक्कत नहीं। ट्रांसफरिंग ऑफ मनी फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर विदाउट पेइंग द टैक्स टू गवर्नमेंट। ठीक है, वो मनी लॉन्ड्रिंग है। श्योर? इलीगल पर्पसेस से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक ने बोला यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग, अच्छा चलो अब मैं थोड़ा सा और नैरो डाउन करता हूँ, अपने ऊपर पर्सनली मत लो, आपसे अगर मैं पूछूंगा नहीं तो आप सीखोगे नहीं, ठीक है। इसमें एक शब्द है लॉन्ड्रिंग, मनी हटा दे, चल कोई दिक्कत नहीं, मैंने हटा दिया मनी। अब मैं कह रहा हूँ लॉन्ड्रिंग वर्ड का मतलब क्या है, इंग्लिश का सीधा मतलब, तो साफ तो नहीं हुआ ना आपकी डेफिनेशन में, पैसा साफ हुआ, और पैसा साफ करने का मतलब क्या, उसका पीला रंग और उसका पिंक रंग हटाना है, ब्लैक से वाइट करना। तो अब अगर वाइट करना है तो वाइट का मतलब क्या है, और ये तो लेजिटिमेट हो गया आपने बोल दिया, और पीछे तो अभी सबने बोला इलेजिटिमेट, तो ये तो तुम कंफ्लिक्ट में आ गए दोनों आपस में, बाहर जाके पीटो एक दूसरे को। इलीगल मनी को लीगल बनाने, और जब भी तुम किसी चीज को, किसी पैसे को, किसी क्वांटिटी ऑफ द मनी को लीगल बनाओगे उस पर टैक्स दोगे कि नहीं दोगे? अभी तो तुमने बोला नहीं देंगे, तुम्हें खुद ही नहीं पता। ये वो क्वेश्चंस हैं जो एक कॉमन मैन को एक्चुअली में नहीं आते। काला धन वो पूरे दिन न्यूज में सुनता है, लेकिन उसको एग्जैक्टली डेप्थ में एक डिफरेंस भी नहीं पता। और तुम उससे जब बात करोगे, आज तुम अपने घर जाके अपने भाइयों से, पेरेंट्स से मत करना, पिट जाओगे, दोस्तों से तो करोगे डिस्कस, तो यू विल रियलाइज कि एग्जैक्टली नहीं पता, और नहीं पता होना कोई गलत बात नहीं है, नहीं पता कोई बात नहीं, क्या हो गया। अब जब हम पढ़ेंगे हम इसको डिफरेंस को सीखेंगे। अब मैं जो बता रहा हूँ वो सुन लो। ब्लैक मनी वो पैसा है, काला धन जिसे हम बोल रहे हैं, और काला इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि उस पर टैक्स नहीं दिया। तो जिसने ये डेफिनेशन दी थी बिल्कुल सही दी थी, मनी पर टैक्स ना देना, बस इतना ही है। अब मनी कैसे कमाया ये रेलेवेंट नहीं है यहाँ पर। तुम एक रेस्टोरेंट के मालिक हो, तुम कोई टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं कर रहे, तुम सिर्फ एक रेस्टोरेंट चला रहे हो, और वो रेस्टोरेंट में तुम लाख रुपए कमाते हो एक दिन के, बड़ा रेस्टोरेंट चल रहा है, मस्त है, तो 30 दिन के 30 लाख हो गए, खत्म कहानी, एक दिन छुट्टी रख ली। पॉइंट ये है कि अगर तुम्हारे 30 लाख रुपए पे मंथली बेसिस पर देखा जाए कुछ टैक्स बनता होगा, और तुम वो टैक्स नहीं दो सरकार को, तो तुम्हारा पैसा कैसा हो गया, वो ब्लैक हो गया। क्या तुमने चोरी करके कमाया? नहीं। क्या तुमने वहां पे टेररिस्ट एक्टिविटी से कमाया? नहीं। क्या तुम्हारा पैसा ड्रग कार्टेल को जा रहा है? नहीं। तुम उससे जाकर के एक नैनो खरीद के आ गए, ठीक है ना, 30 लाख रुपए की। तो पॉइंट ये है कि तुमने उस पैसे को अपने पर्पस के लिए यूज़ किया, अपने रेस्टोरेंट में यूज़ किया, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया, लेकिन बस तुमने टैक्स नहीं दिया था। तो टैक्स ना देना काला धन हो गया वो। तो सरकार तुम्हारे पीछे आएगी, एजेंसी जो भी है पीछे आएगी, तुमसे बोलेगी कि पैसा दे दो, नहीं तो फिर एक्शन लिया जाएगा। ये ब्लैक मनी है। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में क्या हुआ कि ब्लैक मनी को जो कमाया था लीगल तरीके से, इलीगल तरीके से, जो भी सोर्स था उसका, अब उस पैसे को तुम कहां लेकर आ रहे हो, सेंट्रलाइज्ड सिस्टम में लेकर के आ रहे हो। हमारी कंट्री के बेसिक आपके अकाउंट में एक सैलरी आएगी, उस पर टीडीएस कटेगा, सरकार उसमें से अपना टीडीएस ले लेती है, फिर तुम्हारे हाथ में कुछ आता है। ये एक वाइट सिस्टम है, उससे तुम एक लोन लेते हो, घर खरीद लेते हो, कल तुम्हारे पीछे कोई आएगा, तुमने 50 लाख का घर बना लिया, ऐसे कैसे, तो तुम क्या बोलोगे, अरे बनाओगे तुम सब आने वाले समय में, डोंट वरी, ठीक है ना, आज नहीं है 5 साल में बन जाएगा, 10 साल में, 20 साल में, जो भी है। तो तुम जो वो घर बनाओगे, हर महीने किस्त चुकाओगे, कल तुम्हारे को आगे बोलेगा तुम पे 50 लाख रुपए कहाँ से आए, तो तुम क्या बोलोगे, मैंने बैंक से लोन लिया था, लोन की किस्तें बनी है, देख लो मेरे तो, मैं तो भरता आ रहा हूँ, पिछले 20 साल का लोन था। तो आपका पैसा कैसा है, वाइट है पैसा। यही काम आप उस ब्लैक मनी को जब ट्रांसफर करते हो लीगल अपने सेंट्रलाइज गवर्नमेंट के, हमारे कंट्री के सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम में, तो आप उस पैसे को क्या कर रहे हो, वाइट कर रहे हो। और जब भी आप पैसे को वाइट करके दिखाओगे कि मेरी इनकम सो एंड सो है, तो टैक्स भी दोगे। ऐसा कोई मैंडेट तो नहीं रहता कि टैक्स देना ही पड़ेगा। टैक्स जब वाइट मनी है तो उस पर टैक्स तो लग ही रहा होगा, अंटिल अनलेस आप 5 लाख से नीचे ना हो। वही तो कर दिया जाए कि 10 जगह डिवाइड करके। और क्या कर सकते हैं, मैं उस पर नहीं जा रहा, मैं बस ये कह रहा हूँ कि वो वाइट मनी अगर है और उसको अगर टैक्स बनता है तो आप दोगे, नहीं बनता है तो नहीं दोगे। अब तुम
मनी लॉन्ड्रिंग 1 करोड़ लोगों के अकाउंट में 100 रुपए डाल दो तो डेफिनेटली टैक्स नहीं जाएगा, है ना। और फिर बाद में उन सबको बोलो आकर के यहाँ पे जमा करा देना 100 रुपए अपने अकाउंट से निकाल करके, और फिर तुम्हारा घर भर जाएगा। और उन सबको 5-5 रुपए दे दोगे, वो 5 रुपए लेकर के खुश हैं, लेकिन उनके अकाउंट से 100 रुपए आए और तुम्हारे घर के अंदर आ गए, लेकिन आए तो वाइट तरीके से ना। अब तुम्हारे घर में जब इतने पैसे इकट्ठे हुए तो तुम क्या बोलोगे, ये ब्लैक मनी है या वाइट मनी है? क्योंकि इन सब 100 लोगों ने या करोड़ लोगों ने मुझे 100 रुपए का चंदा दिया है। देखो मैंने रिसिप्ट काटी हुई है सबकी, जाके ढूंढ लो इनका एड्रेस, मैंने तो लिखा हुआ है। तो बन गई पॉलिटिकल पार्टी। नहीं जाएंगे इस डिटेल में, ठीक है ना, फंस जाएंगे। सीख गए तुम लोग, लेकिन ये पक्का है। आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे जब टॉपिक आएगा। आई होप आपको बेसिक समझ में आ गए, ठीक है। जब क्लास पढ़ाएंगे तो आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट, सिक्योरिटी चैलेंजेस किसमें? मैनेजमेंट इन द बॉर्डर एरियाज। अब बॉर्डर कौन सा बॉर्डर की बात हो रही है? नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर की, ओके 1 पॉइंट। वेस्टर्न साइड की, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है। और कहाँ की बॉर्डर की बात हो रही है? बताओ कुछ। चिकन नेक कॉरिडोर होता है, तो चिकन नेक कौन सी नेक है हमारी, कौन से रीजन है? नॉर्थ ईस्ट में अपना सिलीगुड़ी वाला चिकन नेक है। वेरी गुड, तो पता ही है, बोलते क्यों नहीं, आंसर आता तो है। वेरी गुड, पार्टिसिपेट करो। तो चिकन नेक इन्होंने बोला, तो डेफिनेटली वहाँ कुछ कंट्रीज आ रही हैं जो टच कर रही हैं बॉर्डर को। हमारी कंट्री का वो एक वल्नरेबल रीजन इसलिए भी है क्योंकि अगर उसे कट कर दिया तो हमारा एक बहुत बड़ा हिस्सा कट जाता है। लेकिन फिर हमारी कंट्री, हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार कुछ तो सोच चुकी होगी ना पिछले 60-70 सालों में कि इससे बचना कैसे है। तो वो कैसे बचना है पता है किसी को? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करके, कनेक्टिविटी डेवलप करके। तो वो सी रूट के थ्रू हमने जो चैनल्स बनाए हुए हैं कि कल अगर हमारा, वेरी गुड, तो बढ़िया है, पढ़ लिख के आई हो, मतलब वेरी गुड यार, है ना। ओ वेरी गुड आंसर, ठीक है। तो एग्जाम्पल इसी तरीके के हमें एग्जाम में लिखने हैं, और यही वो प्रॉब्लम्स है। तो एक इन्होंने एग्जाम्पल दिया नॉर्थ ईस्ट वाला, ठीक है। और कौन सा बॉर्डर है? वेस्ट वाला, पंजाब वाला, ठीक है। और नॉर्थ का जो हमारा कश्मीर का इशू है डेफिनेटली। नेक्स्ट, और मैरीटाइम सिक्योरिटी। मैरीटाइम सिक्योरिटी, और 2022 का क्वेश्चन अभी दिखाया था। क्यों दिखाया था? इसलिए दिखाया था क्योंकि इसी पर्टिकुलर पार्ट से क्वेश्चन पूछा गया, जहां पर आपसे पूछा गया सिक्योरिटी चैलेंजेस इन द मैरीटाइम एरिया। और मैरीटाइम में क्या क्या आ गया फिर, जितना भी हमारे कोस्टल में रीजन्स में जो भी इश्यूज हैं, इश्यूज, सॉल्यूशंस, फोर्सेस, वो सब पढ़े, ठीक है। तो क्वेश्चन मैंने दिखा दिया ऑलरेडी। ये सारे बॉर्डर के रिस्पेक्ट में जो भी सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं ये पढ़ने हैं और उसका सॉल्यूशन पढ़ना है बस। अगर मुझे सिलेबस पता है ना तो आधी चीज़ें तो मुझे पता है कि एग्जाम में क्या पूछी जाने वाली हैं और मुझे कैसे अपनी तैयारी क्यों करना है। नहीं तो फिर क्या होगा ना, कुछ भी इधर उधर घटना होगी और आपको क्या लगेगा ये तो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स बनाने लगोगे, 2-2.5 घंटे अपने खराब कर लोगे, फिर एग्जाम में वो आएगा भी नहीं, कॉपी भर जाएगी इतनी मोटी। लास्ट में वो इतनी मोटी कॉपी होगी क्योंकि अब रिवाइज नहीं हो सकती, और रिवाइज नहीं हो सकती तो मतलब फिर रिविजन भी वीक रहा, और लास्ट में जो एक्चुअली क्वेश्चन आना था बेसिक सा क्वेश्चन की टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम, वो ही नहीं लिख पाए। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग विद द स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स। इसके बाद फिर वो उस गलती को सीखते हैं, नेक्स्ट ईयर फिर कहते हैं चलो रिपीट नहीं करेंगे मिस्टेक को। इफ़ यू आर गिविंग योर फर्स्ट अटेम्प्ट, इवन इफ यू आर विल बी राइटिंग योर फर्स्ट मेंस, डेफिनेटली किसी ने हाथ तो उठाया नहीं था, पहले लिखा हो तो बात अलग है। तो ये प्रॉब्लम, ये गलती, ये मिस्टेक नहीं करेंगे, ठीक है। लास्ट है वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस। कौन कौन सी सिक्योरिटी फोर्सेज है हमारी? आर्मी बॉर्डर पर है, आर्मी है हमारे बॉर्डर पर। ये इसकी बात कर रहा है क्या, आर्मी की? एयरफोर्स हमारी है, नेवल फोर्सेस हमारी है, पता है ना सबको। आर्मी भी है, तीनों में डिफरेंस भी होता है, अलग अलग पिक्चरें देखी होंगी इन तीनों पर, कुछ तो देखा ही होगा बचपन से। क्या हम उसकी बात कर रहे हैं? तो हम सारे जितने भी नेवी से रिलेटेड, एयरफोर्स से रिलेटेड रैंक्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, वो सब पढ़ेंगे। मतलब जितना कंट्री को सिक्योर कर रहा है उन सबको पढ़ना। और ठीक है, डेफिनेटली। और क्या पढ़ेंगे हम? लेकिन एक्चुअली मैं ये हिट क्या करना चाह रहा है यहाँ पर, ये डिस्कस कर रहा है आपसे, ये जो आपकी आर्म्ड फोर्सेस होती हैं, सेंट्रल जो पुलिस आर्म्ड फोर्सेस होती हैं, ये 7 तरीके की हैं, 7।
और उन 7 कैटेगरीज को एक्चुअली हमें डिटेल में पढ़ना है। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली आर्मी के बारे में, बॉर्डर पर आर्मी है, वो जो सिक्योरिटी है वो एक्सटर्नल थ्रेट से बचाने के लिए है। हमारा पूरा टॉपिक ही इंटरनल सिक्योरिटी है। आपका कंट्री में राइट्स होंगे तो एयरफोर्स नहीं आएगी बम मारने के लिए। इतने अच्छे अधिकारी मत बन जाना, नेताजी बन जाओ तो फिर तो बिल्कुल ही मतलब तुम्हारे हाथ में पावर भी होगी कि भाई राइट चल रहे हैं, मुजफ्फरनगर राइट्स हो गए, कोई बात नहीं, एयरफोर्स बुलाओ, एक बम फेंक देंगे। नॉट डू दैट। वहाँ पर किसको बुलाओगे फिर? इस तरीके की फोर्सेस को जो वहाँ पर फिर आपने देखी होंगी, उनकी ड्रेसेस भी देखी होंगी, ब्लू कलर की ड्रेसेस होती हैं, कुछ ब्लैक कलर की ड्रेसेस होती हैं, ठीक है। मिलिट्री की ड्रेस अलग है यार, नेवी की अलग है, एयरफोर्स की अलग है, कुछ तो देखा ही होगा मूवीज़ वगैरह में या फोटोग्राफ्स में। सो पॉइंट है इसकी, हम उन सेंट्रल आर्म्ड जो पुलिस फोर्सेज हैं, जो आपके 7 फोर्सेज हैं, उन्हें हमें पढ़ना है। और उसमें आसाम राइफल्स एक एग्जाम्पल है, BSF एक एग्जाम्पल है, ठीक है। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए जो एग्जाम्पल है CISF, ठीक है। ये तो हमारा इंदिरापुरम साइड अगर कोई गया हो तो वहाँ पर हेडक्वार्टर भी है एक, है ना, वहाँ पर एक ट्रेनिंग जगह भी है, CISF जगह को भी बोलते हैं, कभी गए हो तो इस तरीके की चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पढ़नी है। अब कोई सिक्योरिटी फोर्सेस का कोई चैलेंज चल रहा होगा, कोई न्यूज़ में चल रही होगी, कुछ फोर्सेस को मर्ज करने की बातें हो रही होगी, कोई आर्टिकल छप के आ गया जहाँ पर किसी पर्टिकुलर सिक्योरिटी फोर्सेस के कुछ इश्यूज़ हैं जो हाईलाइट करके लिखे गए होंगे, तो वो हमारा सिलेबस का पार्ट है, हमें वो करना है। इस पर डायरेक्टली अभी तक क्वेश्चन ऐसा 5 सालों में नहीं पूछा गया है, लेकिन क्योंकि नहीं पूछा गया है तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। अच्छा, वो चीज़ जो नहीं पूछी गई है ना, उसको तो और अच्छे से पढ़ना, क्योंकि कल पूछा जाएगा, ठीक है। समझ में आया? ये उन एजेंसीज के मैंडेट और उनके इश्यूज। अब इस पे करंट अफेयर की न्यूज़ क्या चल रही है? BSF की जो एरिया कम किया गया। रेज योर हैंड प्लीज। अब मैं बोलूंगा, सब बोलोगे हाँ। असम राइफल हमेशा न्यूज़ में रहता है, कौन से मिनिस्ट्री के अंदर उसको डाल रहे हैं? ठीक है, मतलब उसका अभी वो किस जगह से उसको कंट्रोलिंग होनी चाहिए, क्योंकि डुअल कंट्रोलिंग हो जाती है कभी कभी, वो एक चैलेंज है डेफिनेटली। लेकिन मैं अभी कुछ और पूछ रहा हूँ, एक बेसिक कॉमन एग्जांपल। इसमें आफ्सपा है। आफ्सपा बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि आफ्सपा अपने आप में एक चैलेंज भी है फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। आफ्सपा क्या है? किसने दिया था आंसर? ये वेरी गुड। कश्मीर में भी लगाया आफ्सपा? यस सर। नॉर्थ ईस्ट में भी लगाया? Yes. दोनों सेम है? मतलब वेरिएशंस हो सकते हैं, मतलब उनकी पावर्स दोनों सेम है। पावर्स। आपने अभी 58 बताया, एक्ट बताया, तो मैं भी एक्ट के हिसाब से ही पूछूंगा, क्या ये सेम एक्ट है? गलत, ठीक है। कोई बात नहीं, अभी सीख लेंगे। 1990 का एक्ट है कश्मीर वाला, ठीक है, वो अलग एक्ट है, लेकिन इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं जो अभी बस यही पूछ रहा था मैं, दिस इज द आंसर। प्लीज लाउडली बोलो इस आंसर को। अग्निपथ स्कीम आई है स्कीम, वेरी गुड आंसर। यही आपका जनरल अवेयरनेस है। आई है स्कीम, अभी राइट्स भी हुए इसकी वजह से, कहीं भी डिस्टर्बेंस भी हुआ, स्कीम में चेंजेस भी करेंगे कुछ। कौन बनेंगे? अग्निवीर्स बनेंगे, ट्रेनिंग होगी उनकी। अब ये एक सिक्योरिटी के पर्पस के लिए ही तो हमारी कंट्री ने ऐसा डिसीजन लिया है। और वो क्या बॉर्डर पे लड़ने जाएंगे डायरेक्टली? उनका रोल ऐसा भी रहेगा कि वो हमारे जहाँ भी कन्फ्लिक्ट होता है वहाँ उन्हें भेजा जा सके। फिर फ्यूचर क्या है कि भाई रिटायरमेंट अगर हो गया, अर्ली रिटायरमेंट 4 साल 5 साल की सर्विस करने के बाद, जो भी टर्म डिस्कस हुआ है, उसके बाद वो फिर आपके सोसाइटी में रहेंगे। दे विल बी ट्रेंड प्रोफेशनल्स एक तरीके से देखा जाए, एंड देन दे विल बी रिक्रूटेड बाय प्राइवेट एजेंसीज ऑल्सो। तो क्या ये फ्यूचर हो गया उनका एक तरीके से, राइट? यही तो सोच है। बाकी आपने स्कीम पढ़ी है या नहीं पढ़ी, इट्स ऑल राइट। नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं, डिस्कस कर लेंगे। पॉइंट ये है यहाँ पर कि ये टॉपिक इस वाले टॉपिक से लिंक होता है, ठीक है। तो करंट अफेयर को ऐसे लिंक करते हैं। सिलेबस की स्लाइड अब मैं हटा रहा हूँ।